नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारतीय संविधान। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड इन दोनों वीडियोस में मिलाकर के हमने इस चैप्टर का लगभग 50% पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। एंड आज का ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों के बारे में। ओके, तो इससे पहले कि हम आपका आज का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इसको आगे बढ़ाएं और टॉपिक डिस्कस करें। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने जो जो डिस्कस किया था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमने डिस्कस किया था, ताकि पार्ट 3 को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, पिछली बातें थोड़ी सी हमारे दिमाग में आ जाए, ध्यान में आ जाए। तो हमने पार्ट 1 में सबसे पहले बात की थी कि संविधान किसे कहते हैं, किसी भी देश के लिए संविधान क्यों जरूरी होता है और संविधान किसे कहा जाता है। फुटबॉल का एग्जांपल लिया था, खेलों के माध्यम से इस टॉपिक को हमने बहुत ही बारीकी से समझा था। एंड इसके बाद में हमने बात की थी कि संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई, एंड इसके बाद में संविधान सभा का गठन कब किया गया और कितने दिनों में हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। जब संविधान बनाया जा रहा था तो कौन कौन सी बातों को विशेष तौर से हमने यहां पर ध्यान रखा, इन चीजों को भी डिस्कस किया था। ये जो जो पॉइंट यहां पर दिए गए, आप इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके ऊपर अक्सर प्रश्न आते रहते हैं और आ भी चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ये हमने डिस्कस किया था पार्ट नंबर 2 में। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 के वीडियो नहीं देखे तो दोनों वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर के अभी के भी देख सकते हैं। एंड इसके अलावा क्लास 6 से लेकर के 12 तक की हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की, तीनों की हमने क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो हमारी क्लासेस अभी तक की आई हैं, उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी जाकर के आप अभी तक आई हुई हमारी सभी क्लासेस देख सकते हैं। एंड जिसे भी हमारे एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नोट्स की लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली नोट्स को परचेस कर सकते हो। अदरवाइज हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि लिंक पर क्लिक करके ही आप लोग हमारे स्टोर से डायरेक्टली नोट्स परचेस कर लो, ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे नोट्स लेने में और हमें भी आसानी रहे थोड़ी सी, क्योंकि जितने कम से कम लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मेरे लिए उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचेगा और मैं उस टाइम में आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर पाऊंगा। तो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, अर्थात संविधान किसी भी देश के लिए क्या करता है, और इसमें हमने संविधान के कुछ मुख्य उद्देश्यों के बारे में भी डिस्कस किया था। जैसे कि सबसे पहला उद्देश्य होता है किसी भी देश के लिए उस समाज का स्वरूप तय करना। संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी देश का स्वरूप तय करना, मूलभूत स्वरूप उसका कैसा होगा, लोकतांत्रिक देश होगा या फिर राजतांत्रिक देश होगा। एग्जाम्पल के रूप में हमने नेपाल का एग्जाम्पल लिया था, वहां पर संविधान होने के बाद भी वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश नहीं था। ठीक है, फिर वहां का संविधान बदला गया और वो फिर पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश बना। तो संविधान का सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि उस देश का या फिर उस समाज का मूलभूत स्वरूप तय करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला उद्देश्य हमने डिस्कस किया था। हाँ, यहां पर नेपाल का एग्जाम्पल भी लिया था। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक इसको नहीं समझा है तो जाकर समझ लीजिएगा। एंड इसके बाद में हमने यहां पर नेपाल का संघर्ष भी डिस्कस किया था। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य होता है संविधान का, जो हमने डिस्कस किया, वो ये है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना। ठीक है, कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। ठीक है, ये संविधान ही तय करता है। संविधान में कुछ प्रावधान दिए जाते हैं, उन्हीं के अनुसार ये सारी की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा नेता को कितनी जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए, शक्ति का कौन दुरुपयोग ना कर सके कोई, इसके प्रावधान, ये सारी की सारी चीजें संविधान में ही दी जाती हैं। अर्थात किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमने तीसरा मुख्य उद्देश्य डिस्कस किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आमतौर पर इसका उपयोग हम सभी लोग करते ही करते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और भावनाओं में बह करके कुछ ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो हमारे लिए या हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सही नहीं होते। जैसे कि आपने देखा कि भाई आपके यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुत ही भ्रष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, चारों तरफ अफरा तफरी मचा करके फैला दिया, जैसे कि इस टाइम पर बंगाल में चल रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब केवल बंगाल में नहीं, कई कई बार कई सारे राज्यों में हो चुका है, जैसे कि कुछ टाइम पहले कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो राजनीतिक पार्टियां जब बहुत ही भ्रष्ट हो जाती है तो आमतौर पर लोग सोचने लगते हैं कि अब तानाशाह को आना चाहिए या फिर फौजी शासन हो जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसे अगर हो जाए तो क्या अंजाम होंगे, इस सबको सोच करके ही हमें डर लगता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को तो हम 5 साल में हटा सकते हैं पर तानाशाह को नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ऐसे गंभीर निर्णय लेने से हमें संविधान रोकता है। ठीक है, तो जब हम बहुत तीखे सोचने लगते हैं, जो हम भावनाओं में बहकर के कुछ गलत कदम उठाने के लिए जाते हैं, तो संविधान हमें यहां पर रोकता है। यह संविधान का तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है, जो कि हमने यहां पर डिस्कस किया था पार्ट 2 में।
में, ठीक है। तो यहां तक हमने पार्ट 2 में कवर कर लिया था। आज का हमारा पार्ट 3 जो है वो यहां से स्टार्ट होता है और हमें यहां पर डिस्कस करना है आज भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों के बारे में। कौन कौन से आयाम है एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की, जो कि एक अलग टॉपिक है। इसके बाद में हम आयामों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आयाम हमको मिलता है संघवाद। क्या है? संघवाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है संघवाद, जिसको हमने क्लास 6 एंड 7 में भी डिस्कस किया था एंड यहां पर भी हमें डिटेल में थोड़ा सा और बढ़कर के उसको डिस्कस करने को मिलेगा। फिर संसदीय शासन पद्धति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। विधायिका के पास में कितनी शक्तियां हैं, कार्यपालिका के पास में कितनी शक्तियां हैं और न्यायपालिका के पास में कितनी शक्तियां हैं, ये टॉपिक मिलेगा। एंड इसके बाद में हमें डिस्कस करना है मौलिक अधिकारों के बारे में कि संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में क्या क्या कहा गया है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी यहां पर हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके बाद में धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या क्या संविधान में कहा गया है वो हमें यहां पर डिस्कस करना है। और फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में यहां पर हम जानकारियां प्राप्त करेंगे, जो कि बहुत ही महान व्यक्ति थे, मैं इनको बहुत मानता हूं। और आपके पार्ट 4 में हम जानकारियां प्राप्त करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक एनसीईआरटी पॉलिटी जो हमारी क्लास 8 की, इसमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद में शब्द संकलन दिया गया, चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि आदर्श, ठीक है, संप्रभु, स्वतंत्र जनता के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया चैप्टर में, जो कि अभी हमें यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं और आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लेना, ठीक है। बहुत मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं, हम तो अपनी तरफ से 100% देते हैं, ठीक है, बट आप लोगों का नहीं मिल पाता है, तो सब्सक्राइब कर लिया करें। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो शेयर भी कर दिया करें और लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना अगर आपको चैप्टर समझ में आता है। पार्ट 1 एंड 2 में हमने आपसे कहा था कि अगर कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं एंड मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड मैं आपको बता रहा हूं बड़ा खुश होकर कि एक भी कमेंट अभी तक नहीं आया है, बहुत सारे कमेंट आए बट एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया कि सर मैं ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा रह जाता जो आपको समझ में नहीं आता तो आप प्लीज जरूर कमेंट किया करें, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो आते अपने मुख्य टॉपिक पर, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। दो शब्द यहां पर जिनको समझना है, एक 20वीं सदी और एक दशक, ठीक है। तो 20वीं सदी, जहां कहीं भी सदी की बात की जाए तो सदी का अर्थ होता है 100 साल, ठीक है, और दशक का अर्थ होता है 10 साल। तो 20वीं सदी की बात की जाए अर्थात सन 1900 से, ठीक है, सन 1900 2000, 1900 से 2000 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा था, इस टाइम तक आते आते हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था ये कई दशक पुराना हो चुका था, अर्थात दसियों साल पुराना हो चुका था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लगभग 1880 से बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन होना शुरू हो चुके थे और फिर धीरे धीरे संगठन बनने लगे, राजनीतिक पार्टियां बनने लगी और बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन होने लगे। तो यानी कि दसियों साल पुराना आंदोलन हमारा 20वीं सदी तक आते आते हो चुका था, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था और ये पूरे देश में फैल गया था, ठीक है। इसके बाद में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि जब हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे तो उसके जो मुख्य नेता लोग थे, उन मुख्य नेताओं ने क्या किया, आंदोलन के दौरान काफी विचार विमर्श किए कि जब आजादी हमें मिल जाएगी तो आजादी के बाद में हमारा देश किस तरह का होगा। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो हमारे देश में राजा का शासन हुआ करता था, अर्थात राजतंत्र था, ठीक है। अगर अंग्रेज हमारे यहां से चले जाते हैं तो किसी न किसी को तो देश की कमान संभालनी ही होगी। तो देश की कमान कौन संभालेगा, ठीक है, यहां पर निर्णय लेने का अधिकार किसे होगा, ठीक है, किस तरह की व्यवस्था हमारे यहां पर होगी, इन सभी चीजों के ऊपर इन्होंने काफी अच्छे ढंग से खूब विचार विमर्श किया, ठीक है। अच्छा, किन किन चीजों को ध्यान में रखा, क्योंकि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। अर्थात हमारे देश में जितने भी लोग रहते थे वो सभी जिन नियमों का पालन करते थे, जिन कानूनों का पालन करते थे, उसमें हमारे किसी भी भारतीय का कोई भी योगदान नहीं था, ठीक है। दूसरा, औपनिवेशिक राज ने के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत, देखो यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, औपनिवेशिक राज। तो औपनिवेशिक शब्द का अर्थ होता है किसी भी देश के ऊपर किसी दूसरे देश का कब्जा होना, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई अधिकार होना। जैसे कि हमारा देश गुलाम था, हमारे ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन से आए हुए लोगों का कब्जा था, तो हम एक औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन से चल रहे थे, ठीक है। तो उनका हमारे ऊपर कब्जा था, हम गुलाम थे, इसलिए एक औपनिवेशिक शासन चल रहा था हमारे ऊपर, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। किसी दूसरे बाहरी देश का आपके देश के ऊपर अगर कब्जा है तो बाहरी देश को हम कह सकते हैं औपनिवेशिक शासन, ठीक है, औपनिवेशिक राज्य, ठीक है। तो औपनिवेशिक राज्य के लंबे
अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि भाई यहां पर निर्णय लेने का हमें अधिकार नहीं है, आजादी का अधिकार नहीं है। तो जितनी जितनी मुसीबतों को यहां पर देखा था, उन सभी मुसीबतों को इन्होंने नोट कर लिया था, ठीक है। और ये कहा कि भाई अब हमको एक लोकतांत्रिक देश ही चाहिए जहां पर हमें सोचने समझने बोलने चालने और हर चीज की आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें यहां पर स्पष्ट हुई? सबसे पहला, जब आंदोलन चल रहा था तो उसमें कई सारे विचार विमर्श किए गए कि हमारा स्वतंत्र देश कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसमें इन्होंने जो ब्रिटिश शासन की नीतियां थी उनको देखते हुए ये कहा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। अब राजतंत्र खत्म करेंगे, क्योंकि इससे पहले राजतंत्र था, तो राजतंत्र को यहां पर खत्म करने की बात की गई और यह कहा गया कि अब लोकतंत्र की राह पर हमारा देश चलेगा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि उनमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा। लोकतंत्र देश ही केवल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप कई सारे लोकतांत्रिक देशों में देखोगे, जैसे कि नेपाल का ही एग्जांपल ले लो, अभी 2015 में यहां पर क्या है कि संविधान को बदला गया। इससे पहले क्या था, 1990 में जो यहां पर संविधान लागू किया गया था, उसमें सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में थी और सभी को समान नहीं माना गया था, ठीक है। तो यहां पर जो संविधान बनाया गया उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को समान माना जाएगा, ठीक है। सरकार में हिस्सेदारी लेने का सभी को अधिकार दिया जाएगा। ये कुछ विशेष प्रावधान किए गए, ठीक है। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। अच्छा, इस चीज को समझो। देखो, चूंकि हमारे देश में संविधान सभा का गठन किया गया था और हमने डिस्कस किया कि संविधान सभा में 300 लोगों ने, कितने, 300 लोगों ने मिल करके लगातार 2-3 साल तक, हाँ 3 साल तक बैठकें की और बैठकें करने के बाद में निर्णय लिया कि हमारे संविधान में कौन कौन से नियम होने चाहिए, कौन कौन से प्रावधान होने चाहिए। तो हमारे देश में जब ये राष्ट्रवादी नेता लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, इस समय जब इन्होंने विचार विमर्श किया तो कई सारे मुद्दों पर अपने फैसले दिए थे, पहले से निर्णय ले रखे थे और बाद में उन्हीं निर्णयों के तहत आगे बढ़े, ठीक है। तो एक निर्णय तो ये था कि लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या था कि सभी नागरिकों को समान माना जाए, ठीक है। सरकार में हिस्सेदारी लेने का सभी को अधिकार होना चाहिए। और इसके बाद इन सभी लोगों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बात की थी कि इसके बाद इनको यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक शासन का गठन कैसे किया जाए। भाई हमने ये तो निर्णय ले लिया कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे बनाया जाए, ठीक है। इस लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है। और उनके कामकाज के नियम क्या होने चाहिए। भाई लोकतांत्रिक शासन तो हमने बना लिया, ठीक है, लोकतांत्रिक देश बना लिया, ठीक है, लोकतांत्रिक हमने सरकार का गठन भी कर दिया। अब इनके किन नियमों के तहत ही राज करेंगे, कैसे क्या होगा। ऐसा ना हो कि भाई लोकतांत्रिक सरकार में जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनकर बैठे वो फिर से हमें गुलाम बना ले, ठीक है, उसी का पूरा राज फैल जाए। तो इसके लिए क्या नियम बनाए जाएं, ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसके लिए इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। संविधान का पूरा निर्माण में लगभग 300 लोगों ने अपना योगदान दिया था, ठीक है, कि सरकार का गठन कैसे किया जाए, क्या नियम होने चाहिए, ठीक है। जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, पूरे 300 लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया, 1946 में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें चलती रही। पिछले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को, ठीक है। तो 3 साल तक बैठकें चलती रही और इनमें बात बात पर जम करके बहस होती रही कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जब इन संविधान सभा की बैठकें चल रही थी तो इनके सामने क्या क्या मुसीबतें आ रही थी, क्या क्या चुनौतियों का इन्होंने सामना किया। तो यहां पर अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि हमारे देश में कई समुदाय रहते थे। कई समुदाय शब्द का जो यहां पर शब्द उपयोग किया गया है, समुदाय में कई सारी चीजें आ जाती, जैसे कि समुदाय क्या होता है, हम समुदाय को किसी धर्म में नहीं बांट सकते। समुदाय एक अमीर और गरीब का समुदाय हो गया, एक ही जाति के कई लोगों का समुदाय हो, जैसे कि हिंदू धर्म में एक आपको ब्राह्मणों का समुदाय मिल जाएगा, एक वैश्यों का समुदाय मिल जाएगा, एक क्षत्रियों का समुदाय मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का समुदाय होता। तो यहां पर समुदाय शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हमारे भारत देश में विविधता बहुत अधिक थी, एक ही जाति में, एक ही धर्म में, एक ही पंथ में, ठीक है, इसलिए समुदाय शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो हमारे देश में कई समुदाय रहते थे जिनकी भाषा अलग थी, जिनके धर्म अलग थे, जिनकी जाति अलग थी, ठीक है। और केवल इतना ही नहीं, ये एक जैसी संस्कृति भी नहीं थी सभी की। जैसे कि अगर हम हिंदू धर्म में ही संस्कृति की बात करें तो आप कहोगे हिंदू धर्म में तो समानता है, मतलब संस्कृति की समानता है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम शादी को ही ले लेते हैं, ठीक है, शादी को ही ले लेते हैं तो दक्षिण भारत में अगर आप देखो तो कई सारी
सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर दिन में शादियां होती हैं, वहीं उत्तर भारत में रात में शादियां होती हैं। पहाड़ी इलाके में चले जाओ तो वहां पर शादी की कुछ प्रथाएं आपको अलग देखने को मिलेंगी। इसलिए अगर हम देखें तो हमारे जो भारतीय संविधान के निर्माता थे या फिर जो इसके सदस्य थे संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा के सदस्य थे 300 लोग, इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि हमारे देश में चूंकि कई समुदाय के लोग रहते हैं जिनकी भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति सब अलग अलग है, इनके साथ में न्याय कैसे किया जाए, इन सभी की एकता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इन सभी की विविधता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे संविधान को बनाना था इनको जो देश को खंडित ना होने दे, देश की एकता को बनाए रखे, राष्ट्र की भावना को जागृत करके रखे। ठीक है, आगे बढ़ते, जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से भी गुजर रहा था। अच्छा, हमारे संविधान सभा के सदस्यों के सामने केवल यही चुनौती नहीं थी कि भारत में कई समुदाय के लोग रहते, बल्कि एक और बड़ी चुनौती यह थी कि हमारे भारत देश में उथल पुथल मचा हुआ था क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा चल रहा था। एंड चूंकि अगर आप देखो तो 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया था, ठीक है, और तब से बैठकें होने लगी थी, तो आजादी की लड़ाई एक तरफ चल रही थी, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की बात दूसरी तरफ चल रही थी, ठीक है। अब इसके इन सब के अलावा लोगों को रोजगार भी देना था, गरीबी से भी बचाना था, जातिवाद के लिए लोग और आंदोलन कर रहे थे। तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि संविधान का निर्माण कैसे किया जाए, ठीक है। इसीलिए इसमें पूरे 3 साल का समय भी लगा। आगे बढ़ते हैं, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि वे किधर जाएंगी, ठीक है, चूंकि 1946 में ही गठन हो गया था इसका, इसलिए तय किया जा रहा था कि भाई पाकिस्तान का बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर होगा तो कैसा पाकिस्तान होगा, कहां पर होगा, तो ये तय नहीं हो पा रहा था। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी। कुछ रियासतें थी जो तय नहीं कर पा रही थी कि उनको हिंदुस्तान के साथ में रहना या पाकिस्तान के साथ में रहना। जनता, सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी जनता की, कि भाई जनता की सामाजिक स्थिति चाहे देख लो, जातिवाद बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, ठीक है, एंड कार नहीं मिल रहा था उन लोगों को, अर्थात बेरोजगारी फैली हुई थी, भूखमरी फैली हुई थी, ठीक है, आर्थिक स्थिति भी खराब थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो इतने विद्वान थे, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि वो इतने अधिक मतलब कुशल व्यक्ति थे कि उन्होंने इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए इन 300 लोगों ने भारत का एक ऐसा संविधान, एक ऐसा दस्तावेज बनाकर तैयार किया जिसमें कहा जा रहा है कि देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए विविधता के प्रति एक गहरा सम्मान दिखाई देता है। यानी सभी लोगों को यहां पर न्याय दिया गया, ऐसे लोग जिनको वंचित रखा गया था कभी न कभी उनको भी न्याय दिया गया, ठीक है, और जो लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे वो गरीबों को दबा न लें इसका भी ध्यान रखा गया, और भी कई सारी चीजों का ध्यान रखा गया। एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार किया जिसमें राष्ट्रीय एकता की भावना भी हो, ठीक है, राष्ट्रीय एकता भी बना रहे, ऐसा ना हो कि भाई हमारे देश का कोई एक वर्ग देश से अलग होने की बात करे, राष्ट्र विरोधी बात करने लगे क्योंकि उसमें उसके लिए ऐसे कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है, या फिर कहें कि भारत की विविधता को खंडित कर दिया गया, ऐसा कोई भी प्रावधान इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड आज भी अगर आप देखो तो संविधान आज इतने वर्ष होने के बाद भी हमारे लिए एक उतना ही अच्छा दस्तावेज है जो उस टाइम पर बनाया गया था, ठीक है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों जैसे सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया। मतलब यहां पर इन्होंने क्या किया, जनता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें कर दी ताकि जो भी निर्णय लिए जाएं उसमें जनता की भूमिका जरूर रहे, ठीक है। बाकी इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे के क्लासेस में, क्लास 10th 11th 12th, ठीक है, इसमें और विशेष रूप से इसमें हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर बेसिक चीजें थी जिनको हमने समझ लिया है, ठीक है, कि भाई संविधान सभा के सदस्यों के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, ठीक है, और किस तरह से उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया, कुछ बेसिक बातें दी गई थी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर चुनौतियों को ही देखा है, बाकी की चीजें हम क्लास 11th में विस्तार से डिस्कस करेंगे कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा गया, एक एक प्रावधान पर कैसे विचार किया गया, ठीक है। यहां पर एक बॉक्स में जानकारी थोड़ी सी दी गई है कि संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। अभी ना आप एक काम कीजिए, 100 लोगों को बैठा दीजिएगा और ये कहो कि भाई किसी एक टॉपिक पर अपने सहमति व्यक्त करो, ठीक है, अपना विचार रखो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भाई महीने भर से तो कम लगेगा ही नहीं उनको किसी एक टॉपिक पर, ठीक है, लेकिन यहां पर 300 लोगों ने मिलकर के एक संविधान पूरा बना करके रख दिया, तो आप कह सकते हो कि भाई एकता की कितनी जबरदस्त भावना इनके अंदर रही होगी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा की गई थी, बहुत तीखी बहस की गई थी, ठीक है, जमकर चर्चा की गई थी और सभी लोगों की सहमति विकसित करने के बारे में
गंभीर थे। ठीक है, सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। हाँ, यानी कि एक-एक टॉपिक के बारे में सहमति जब भी किसी व्यक्ति ने दी तो बड़ा गंभीरता से हर एक टॉपिक को लिया गया और गंभीरता से सहमति भी इसमें व्यक्त की गई। आगे कहा जा रहा है भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख। यहाँ पर भारतीय संविधान में जो मुख्य आयाम दिए गए, कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उनके बारे में अब हमें डिस्कस करना है। ठीक है, उनका उल्लेख यहाँ पर दिया गया, एक-एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले कुछ विशेष बातों को हमें ध्यान में रखना है जो कि यहाँ पर दी गई, एक बार इनको देख लेते हैं। तो इनको पढ़ते हुए विविधता, ठीक है, हमारे देश की विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करें, जो मुख्य आयाम यहां पर दिए गए, डिस्कस करते समय हमें विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित जो चिंताएं हैं, जिन चिंताओं से लगातार दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे, उनको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी कि हमें उन व्यक्तियों की जगह बैठ करके इन टॉपिक को पढ़ना है जिन व्यक्तियों ने इस संविधान का निर्माण किया। ठीक है, उनकी जगह पर बैठकर समझना है ताकि इसको बड़ा बारीकी से समझ सकें। ठीक है, और ये इसमें हमारा कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत की को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया, जो चिंताएं इनके सामने थी उन चिंताओं को इन्होंने कैसे हल किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संघवाद की। ठीक है, संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद का यहां पर क्यों प्रावधान दिया गया, संघवाद का प्रावधान क्यों दिया गया। ठीक है, एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे भारतीय संविधान में। तो इसका मतलब देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना है। संघवाद का अर्थ क्या है, किसी भी देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। ठीक है, हमारे देश में राज्य स्तर की भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर की भी सरकारें हैं। एंड इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में हमने कक्षा 6 और 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा। हाँ, देखो हमने क्या किया है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ठीक है, और राज्य स्तर की जो सरकारें हैं इनके बारे में कक्षा 6 और 7 की एनसीईआरटी में पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी में हमने पंचायती राज व्यवस्था को डिस्कस किया था और राज्य सरकार की जो कामकाज होते हैं उनके बारे में कक्षा 7 के एनसीईआरटी में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं पढ़ी तो जाकर पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब आज के इस साल में अर्थात क्लास 8 के एनसीईआरटी में हम केंद्र शासन के बारे में ज्यादा जानकारियां प्राप्त करें, जो कि एक बेसिक सी बात यहां पर दी गई, बेसिक सी जानकारी यहां पर दी गई। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर थोड़ा समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि संघवाद का अर्थ होता है किसी भी देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि किसी भी देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना क्या कहलाता है, तो वो संघवाद कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे देश में कितने स्तर की सरकार है, तो सबसे पहले केंद्र स्तर की सरकार है, फिर राज्य स्तर की सरकार आती है, फिर आपको पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलता है, जो कि तीसरा और अंतिम स्तर होता है, जो कि आप देखते हो हमारे गांव के प्रधान, मुखिया वगैरह होते हैं, वो पंचायती राज के अंतर्गत अपना कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहां शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। अब इस बात को समझो, हमारे देश में चूंकि क्या थी, विविधता बहुत बड़ी थी। हमारे देश में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे समुदाय के लोग रहते थे। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में आओगे, ठीक है, तो यहां पर आपको एक अलग समुदाय के लोग मिलेंगे, अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। दक्षिण भारत में जाओगे तो भाषा बहुत ही बदल जाती है। ठीक है, आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो वहां पर एक अलग ही आपको चीज देखने को मिलेगी। एंड समुदाय की जो हमने बात की तो अलग अलग धर्म के भी लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति वाले लोग रहते हैं। पहनावे में भी बहुत अधिक अंतर में देखने को मिलता है एक ही धर्म के अंदर। ठीक है, राजस्थान में अलग पहनावा देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में अगर आप उत्तर भारत में आओगे तो यहाँ पर अलग पहनावा है, और दक्षिण भारत में चले आओ तो लुंगी का ज्यादा आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारे भारत के संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने ये तय किया कि अगर हम केवल देश को एक ही मतलब अगर हम ऐसा करते हैं कि दिल्ली में मुट्ठी भर बैठे केवल मतलब एक ही स्तर की सरकार लेकर के आते हैं, ठीक है, कि केवल केंद्र स्तर की सरकार होगी, वही पूरे देश के लिए निर्णय लेगी, एक बार चुनाव होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश का शासन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और विविधता भी बहुत बड़ी है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने देश को कई भागों में बांट दिया। ठीक है, देश को संघवाद दे दिया कि भाई देश तो हमारा पूरा संगठित रहेगा। ठीक है, एक सरकार रहेगी जो केंद्र स्तर पर होगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अन्य कई स्तरों की सरकारों को भी यहां पर
इन्होंने बनाया। क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब था कि यहां शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी है जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। अगर ये पूरे देश के फैसले लेने लगते तो भाई दिल्ली वाला कहता कि भाई हमें ये नियम चाहिए, और केरला वाला कहता हमें ये नियम चाहिए, ठीक है, मुंबई वाला कहता हमें ये नियम चाहिए, राजस्थान वाला कहता कि हमें ये नियम चाहिए। अब ये लोग क्या है कि किसी एक नियम पर ही काम करते, ठीक है, केंद्र सरकार एक नियम पर काम करती। अब अगर एक नियम पर काम करती तो इससे तो मतलब पूरे देश में उथल पुथल मच जाता और राष्ट्रीय एकता की भावना यहां पर नहीं रह सकती थी, ठीक है। इसलिए क्या किया इन्होंने इसलिए प्रांतीय स्तर पर सरकार की व्यवस्था की, ठीक है, ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सकें, ठीक है। जैसे कि अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे तो इस टाइम पर 28 के आसपास आपको राज्य देखने को मिलते हैं, ठीक है, 28 के आसपास राज्य देखने को मिलते हैं। अब 28 राज्य जो हैं अपने कुछ निर्णय खुद ले सकते हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय महत्व के जो निर्णय हैं वो लेने हैं किसको, हमारी केंद्र सरकार को। आगे क्या कहा जा रहा है, कहा ही जा रहा है कि भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार दे दिया गया। जो हमारे भारत देश में प्रांतीय स्तर की सरकारें बनाई गई, अर्थात राज्य स्तर पर जो सरकारें बनाई गई, उनको अपने राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के बारे में के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना पड़ेगा। यह बात भी कही गई, कहा गया कि भाई एक आपकी केंद्र सरकार होगी जो राष्ट्रीय महत्व की बातों पर फोकस करेगी, ठीक है, जिनका काम है राष्ट्रीय महत्व के जितने भी सवाल होंगे वहां पर जो भी निर्णय लेने होंगे, सारे के सारे निर्णय कोई राज्य नहीं लेगा बल्कि केवल केंद्र सरकार ले, क्योंकि उसे पूरे देश की सरकार माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग प्रांतों की एक स्पेशल सरकार बना दी गई, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे भारत देश को 28 प्रांतों में डिवाइड किया गया, तो 28 सरकारें हैं, ठीक है। अपने राज्य की विशेषता को, अपने राज्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कुछ फैसले लेने का उनको अधिकार दिया गया, ठीक है। जैसे कि शिक्षा का अधिकार है, अलग अलग राज्य को दिया गया है, ठीक है। शिक्षा पर जो भी निर्णय लेना होगा वो अलग राज्य अपने हिसाब से निर्णय लेगा। कौन सा सिलेबस चलना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर अधिकार जो है राज्य को दिया गया है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के जितने भी सवाल हैं, जैसे कि किस देश से युद्ध होगा, ठीक है, युद्ध होगा नहीं होगा, किस देश के साथ में हमें ट्रेड करना है, व्यापार करना है नहीं करना है, ठीक है, कहां पर हमारा राजदूत रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, हमें कौन से हथियार चाहिए हैं, ये सारे निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। आगे कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिसमें बताया गया कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। देखो चूंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी है इसलिए यहां पर बेसिक बातें ही दी गई हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में हर टॉपिक की जानकारी नहीं दी गई, बस बेसिक बातों को यहां पर समझते हुए चलो, ठीक है। कहा जा रहा है कार्य क्षेत्र की स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए, क्या कहा जा रहा है, कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिसमें यह बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार, ठीक है, किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, ठीक है। अगर इन किन मुद्दों पर कौन से स्तर की सरकार कानून बना सकती है ये आपको समझना है तो थोड़ा वेट कीजिएगा। जैसे हम क्लास 10th 11th 12th के एनसीईआरटी में जाएंगे तो आगे इनके ऊपर भी जानकारी दी गई है जो कि हम डिस्कस करेंगे। पूरी पूरी नहीं दी गई है बट कुछ बेसिक बातें यहां पर बताई गई जो कि आमतौर पर हमारे नॉर्मल यूजर्स में आती है, ठीक है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से करे। भाई राज्य सरकार को मतलब अपने राज्य स्तर की सरकार हो या फिर केंद्र स्तर की सरकार हो, सभी को अपनी सरकार चलाने के लिए पैसे का इंतजाम करना होगा। तो संविधान में यह भी तय किया गया है कि प्रत्येक स्तर की सरकार पैसे का इंतजाम कहां से करे, ठीक है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। क्या कहा जा रहा है, संघवाद की जो यहां पर भावना दी गई है, संघवाद का जो प्रावधान किया गया है, इसका मतलब आप यह मत समझिएगा कि जो राज्य है वो केवल केंद्र का प्रतिनिधि बनकर के रहेगा, केंद्र के अंतर्गत एक प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत मिलती है, वो संविधान के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, संविधान से राज्य सरकार को भी ताकत मिलती है और केंद्र सरकार को भी ताकत मिलती है। इसका मतलब यह मत समझिएगा कि भाई पहले सबसे ऊपर केंद्र आता है फिर उसके बाद राज्य स्तर की सरकार आती है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि भाई जो केंद्र है वो मनमाने ढंग से राज्य के निर्णय अपने अनुसार बदल सकता है, ऐसा नहीं है। संविधान के अनुसार ही अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य में दखलंदाजी दे सकती है, ठीक है। एंड इसके अगर संविधान उसकी मंजूरी देता है तो कुछ विशेष मुद्दों पर, अगर मंजूरी नहीं देता है तो केंद्र की सरकार भी राज्य की सरकार के ऊपर अपना अधिकार नहीं दिखा सकती, ठीक है। कुछ विशेष मुद्दे होते हैं जहां पर मतलब अगर राष्ट्रीय महत्व की बात आती है तो जो केंद्र स्तर की सरकार है वो यहाँ पर अपने कुछ फैसले ले सकती है, बाकी और तो ना ही देखने को मिलता है। जैसे कि अभी आप देखो बंगाल में, ठीक है, तो वो नहीं मिल रहा है। हाँ आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है,
एक मिनट, हाँ हाँ, संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उन्हें भी संविधान संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ठीक है, संविधान के द्वारा इनको ताकत और अधिकार दिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी राज्य के ऊपर केंद्र अपना दबदबा बना ले और दबदबा बना करके अपने मनमाने ढंग से, ठीक है, उस राज्य में कानून व्यवस्था को चलवाए। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। हाँ, ये बात बहुत ही अच्छी है। कहा गया है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, ठीक है, उनको ये आजादी नहीं है कि आप कानून मतलब अपने हिसाब से बना सको। ठीक है, उनको ये आजादी नहीं दी गई। भारत में रहने वाले सभी नागरिक है, अगर आप भारत के अंदर हो, ठीक है, तो संविधान के द्वारा जो कानून और नीतियां बनाई गई हैं, आपको उनका पालन करना ही होगा। आप उनसे नहीं वंचित हो सकते। ठीक है, चाहे आप प्रधानमंत्री हो या फिर आप आम नागरिक हो। दूसरे में कहा जा रहा है, अब यहां पर हम दूसरे आयाम की बात करेंगे, तो संसदीय शासन पद्धति, अब इसको भी समझते हैं। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका प्रांतीय स्तर हो, राज्य स्तर हो या फिर केंद्र स्तर हो। आप देखते हो प्रधान के लिए आप वोट डालते हो। ठीक है, आप विधायक के लिए वोट डालते हो। ठीक है, आप प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसके लिए सांसद जो बनते हैं उनके लिए भी आप वोट डालते हो। ठीक है, तो भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने योग्य बना दिया है। अच्छा, ये बात यहाँ पर, ये प्रावधान, इस बात को यहाँ पर क्यों दिया गया उसको एक बार समझ लो। देखो, भारत में क्या है कि एकदम से 18 साल से ऊपर, चाहे स्त्री पुरुष अमीर गरीब सभी लोगों को, ठीक है, वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, अर्थात वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान का में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी वयस्क नागरिक हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन अगर आप आम तौर पर बड़े बड़े देशों में देखोगे, ठीक है, जो अन्य देश है, वहां पर सभी लोगों को एकदम से वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। पहले अमीर और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको दिया गया था, फिर धीरे धीरे पुरुषों को दिया गया, फिर धीरे धीरे महिलाओं को दिया गया, पढ़ी लिखी महिलाओं को, फिर सभी को दिया गया। मतलब टुकड़ों में बांट करके अधिकार दिया गया। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं किया गया, भारत में सभी को एकदम से अधिकार दिया गया। इसके पीछे का रीजन बताया, क्योंकि हमारे भारत देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए भारत की जो जनता है, ठीक है, जो वयस्क नागरिक हैं, उन सभी लोगों को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना आ गया है। ठीक है, लड़ाई लड़ते हुए उनको प्रयोग करना आ गया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि और औरत जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर भी पर आधिकारिक ऊंच नीच की बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। हाँ, अब इसको थोड़ा समझ लो। कहने का अर्थ यहाँ पर जब इस प्रावधान को किया गया तो प्रावधान को करते समय हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी सोच ये थी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे भारत देश में जो ऊंच नीच की भावना है, औरत और मर्द के बीच में, ऊंची जात और नीची जात के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में, तो इस भावना को हम खत्म कर सकते हैं। आज आपने कई सारे नेताओं को देखा होगा जो जाति से तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन वोट लेने के लालच में किसी भी जाति के घर में जाकर के खाना खाकर दिखाएंगे। ठीक है, नीच जात के घर में खाना खा के दिखाएंगे, गरीब के घर में जाकर दिखाएंगे कि हाँ भाई देखो, हम ऊंच नीच की भावना को नहीं मानते हैं, आप हमें वोट दो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना किया जाता तो क्या ये हो पाता? नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए इसको यहां पर रखा गया। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। ठीक है, यानी सभी लोग मिल करके अपने देश के प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आप गरीब हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ठीक है, सभी को लड़ने का अधिकार दिया गया है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जो नेता होते हैं जिनको जनता अपने वोट देकर चुनती है, वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर कोई समस्या आती है, ठीक है, तो जनता उनसे जवाब मांगती है और उनको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अलग से पॉइंट रखा गया, इसको भी देखते हैं। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था A.K. अय्यर। ठीक है, इन्होंने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का घोतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, अर्थात लोगों का मानसिक विकास होगा। ठीक है, ज्ञानोदय लाएगी, ज्ञान का उदय करेगी। देखो, जब वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत को स्वीकार किया जा रहा था, ठीक है, भारतीय संविधान के सभा के सदस्यों के द्वारा जब इसे स्वीकार किया गया तो A.K. अय्यर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम इस सिद्धांत को अपने संविधान में रखते हैं
तो भारत देश की जो आम जनता है, ठीक है, वो लोकतांत्रिक शासन की सफलता में एक मतलब उसका एक योगदान रहेगा, ठीक है, और वो इस विश्वास पर आधारित रहेगा कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, ठीक है, जो वयस्क मताधिकार है, ठीक है, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, सभी लोगों का इसमें योगदान है, ठीक है, तो इससे आम लोग जागरूक होंगे, जागरूकता की भावना आएगी, ठीक है। ये आम आदमी की कुशल क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। भाई जब सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा तो सभी लोग अपनी बात भी रख पाएंगे, ठीक है, सभी लोग अपनी बात रख पाएंगे तो अपनी डिमांड को भी रखेंगे, डिमांड रखेंगे तो वो अपना विकास भी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताया गया है कि शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया। भाई भारतीय संविधान में इतने सारे प्रावधान कर दिए गए, ठीक है, तो शक्तियां जो हैं, निर्णय लेने का अधिकार किसे दिया गया, शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया। भाई अगर एक ही व्यक्ति को सारी शक्तियां दे दी जाएंगी तो वो जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। तो संविधान के अनुसार शासन के 3 अंग किए गए। कितने? शासन के 3 अंग किए गए। ये जो अभी हमने अब स्तर की सरकारें देखा तो सरकार वाली बात अलग थी, शक्तियों का बंटवारा अलग है, ठीक है। तो सरकार एक अलग टॉपिक हो गया, ठीक है, शासन शक्तियों का बंटवारा एक अलग टॉपिक हो गया, ठीक है। तो सरकार के 3 अंग रखे गए यहाँ पर हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरे देश के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी एक राज्य सरकार की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो सरकार के 3 अंग रखे गए। एक विधायिका, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं भाई जितने भी राजनेतागण आते हैं वो हो गए। कार्यपालिका, कार्यपालिका में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं वो सारे आ गए। और न्यायपालिका में न्यायालय आ गया, ठीक है। तो विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हाँ, विधायिका में हमारे कौन होते हैं? निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, जैसे कि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, पुलिस वाले हो गए, ठीक है, और भी मतलब अधिकारी लोग हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे कार्यपालिका में ही आते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। जो न्यायालय दिए गए, ठीक है, उच्च स्तर से लेकर के और निम्न स्तर तक के सभी न्यायालयों को न्यायपालिका की श्रेणी में रखा गया। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां जो हैं एक दूसरे से अलग होंगी। समझो, सरकार की ताकत को या फिर हम कहें कि सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग ना हो, ठीक है, इसको रोकने के लिए सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया गया? इन तीनों की शक्तियों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा गया। इन तीनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखा गया। कैसे? समझो, यहां पर कहा जा रहा है शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर, एक मिनट, इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। ये प्रावधान किया गया, ठीक है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। हाँ, क्या कहा जा रहा है? कहा यहां पर ये जा रहा है कि चूंकि यहां पर शक्तियों का बंटवारा इस तरह से किया गया है कि एक अंग की शक्तियां दूसरे अंग को प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। मतलब इन सभी अंगों में कोई भी मतलब मेल जोल नहीं रखा गया है, इन सभी को एक दूसरे से अलग रखा गया है। इसलिए इन शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश लगा करके रखता है। जैसे कि मान लेते किसी विधायक ने कोई गलत काम किया है, ठीक है, तो वो न्यायपालिका में जाएगा और न्यायपालिका के ऊपर विधायक अपना कोई भी नियंत्रण नहीं लगा सकता और न्यायपालिका के द्वारा कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा जिससे विधायक जो है वो मतलब अपने सही कदम चलेगा, ठीक है। कैसे भी इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इस तरह तीनों अंगों के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस बिंदु में समझते हैं तो संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा करने लगे। क्योंकि विधायक जो होते हैं जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता की तरफ से जनता की तरफ से कार्य करते हैं, ठीक है, जनता की मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, ठीक है। और कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों को लागू करवाना, ठीक है, कानून का पालन करवाना, ठीक है, कानून को लागू करना। अब अगर कोई कानून ऐसा है जो जनता के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर कोई कानून का पालन सही ढंग से नहीं कर रही है कार्यपालिका, तो उसके ऊपर सवाल खड़ा करना विधायिका का दायित्व होता है, विधायक का दायित्व होता है। विधायिका का जब हम बात करें तो यहां पर याद रखना सभी नेताओं की बात की जा रही है, ठीक है। तो नेताओं का दायित्व होता है कि अगर किसी जगह पर कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो जनता के प्रति से वहां जनता की तरफ से वहां पर जाएं, उसको देखें, समझें और वहां पर सवाल खड़ा करें, ठीक है। अब अगर कार्यपालिका इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती है कि वो विधायक की बात ही नहीं सुनेगी तो भाई फिर तो मतलब एक अलग ही व्यवस्था क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि आप देखते हो पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में क्या होता है, किसी भी नेता की बात ही नहीं सुनी जाती, वहां पर तो सैनिक शासन चलता है अधिकतर, ठीक है, सैनिक लोग इनकी बात ही नहीं मानते हैं। तो यहां पर संविधान सभा के सदस्यों को यह भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका
के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे कि भाई विधायक ये कहे, ठीक है, और विधायक के अनुसार ये लोग कार्य ना करें। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिसके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कहा यहां पर यह जा रहा है कि भाई चूंकि इस बात को ध्यान में रखा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कार्यपालिका ज्यादा ताकतवर हो जाए, इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने ऐसे कई सारे प्रावधान संविधान में दिए हैं जिससे कार्यकारी शाखा जो है, शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली जितनी भी कार्यवाहियां हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। जैसे कि अगर आप देखोगे तो देखने को मिलता है कि कई सारे अधिकारियों को ट्रांसफर करने का एक अधिकार दिया गया कि अगर कोई अधिकारी कहीं पर अपने मनमाने ढंग से नौकरी कर रहा है, मनमाने ढंग से काम कर रहा है, तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, सस्पेंड करवाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्रावधान संविधान में शामिल किए गए जिससे कि शासन की जो कार्यकारी शाखा है अर्थात जो कार्यपालिका है उसके द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ऐसी कुछ मतलब प्रावधान संविधान में किए गए और कुछ अधिकार दिए गए हैं विधायिका को अर्थात हमारे देश के नेताओं को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में राज्य सरकार, राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया। हाँ, हमने चूंकि यहाँ पर राज्य शब्द कई बार इस्तेमाल किया राज्य शब्द का, तो उसके बारे में थोड़ा सा कहा जा रहा है। राज्य शब्द का कई बार अक्सर इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखें कि इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना। हाँ, सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं तब पूरे देश के लिए हम उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राज्य शब्द का इस समय। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सरकार की जो जिम्मेदारी होती है मुख्य क्या होती है? हमने देख लिया कि न्यायपालिका का काम, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करवाना। ठीक है, और कार्यपालिका ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, ठीक है, कि इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायक की बात ही ना माने, इसलिए कुछ प्रावधान भी किए गए। ठीक है, अब सरकार का कार्य होता है, सॉरी, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून को लागू करवाना। ठीक है, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदली जा सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों, संप्रभु जो यहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया इसका अर्थ है स्वतंत्र जनता। ठीक है, तो स्वतंत्र जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अब समझो यहां पर बहुत ही मतलब अच्छी बात की गई और डिटेल में समझने की इसको जरूरत है। यहां पर कहा जा रहा है जो चैप्टर में राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, किसका? राज्य शब्द का। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप किसी राज्य सरकार, इसका अर्थ आप किसी राज्य सरकार से जोड़कर नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसका मतलब राज्य सरकारों से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, राज्य सरकार दोनों एक चीज नहीं है। ठीक है, जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। राज्य स्थायी रहता है, सरकार स्थायी नहीं है। इस बात को याद रखना, सरकार स्थायी नहीं है, सरकार पलट सकती है, 5 साल बाद दूसरे की आएगी, 5 साल बाद तीसरे की आएगी, लेकिन राज्य बिल्कुल वैसा ही रहेगा। राज्य की जनता बिल्कुल वैसी ही वहीं पर रहेगी। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसको लागू करवाना, लेकिन राज्य को अगर हम बात करें, ठीक है, तो राज्य क्या है कि बिल्कुल एक ही स्थान पर रहेगा। ठीक है, अब राज्य की जिम्मेदारी भी समझेंगे। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? कानून बनाना, लागू करवाना, लेकिन चुनाव के जरिए हम सरकार को बदल सकते हैं। ठीक है, पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है, संविधान में इसका ऐसा वर्णन किया गया है कि भाई राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो कि निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों अर्थात स्वतंत्र भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, कि भाई इतने एरिया में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व राज्य करेगी। ठीक है, अर्थात जो भी निर्णय आप राज्य के लिए लोगे वो सारे निर्णय इस एरिया में रहने वाले जनता के लिए होंगे। ठीक है, राज्य जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इस आधार पर हम भारतीय राज्य, ठीक है, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं कि भाई ये भारतीय राज्य है, ये नेपाली राज्य। राज्य शब्द का जो हम इस्तेमाल करें तो याद रखना ये भारत देश के अलग अलग राज्यों के लिए भी कह सकते हैं। एक भूभाग के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्या? एक भूभाग के लिए क्या कहा? जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए हम केवल एक ही इलाके के लिए राज्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे भारत के लिए भी राज्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार तो यहां पर भी बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है, एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। हाँ, चाहे हम सरकार की बात करें, ठीक है, या फिर हम कार्यपालिका की बात करें, ठीक है, सरकार 5 साल में बदल जाएगी। ठीक है, कार्यपालिका केवल अपने क्या है कि जो भी कानून बनेंगे उनको पालन करवा करके, आज यहाँ पर है वो अधिकारी काम कर रहा है, कल वहां पर काम करेगा, परसों वहां पर काम करेगा, तो उसका भी ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, तो दोनों चीजें स्थायी नहीं, लेकिन राज्य स्थायी है। ठीक है, राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्य को आप सरकार से नहीं जोड़ सकते, लेकिन सरकार जो है, क्योंकि सरकार पलटती रहती है, सरकार का काम होता है आना, कानून बनाना, निकल लेना, लेकिन राज्य का ये काम नहीं होता है। राज्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, वहीं कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों को पालन करवाती है, कानूनों का पालन करवाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जैसे कि न्यायपालिका है, ठीक है, तो न्यायपालिका के ऊपर ना ही किसी नेता का दबाव रहता है, ना ही किसी अधिकारी का दबाव रहता है। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, जिसको हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मौलिक अधिकारों की। ठीक है, मौलिक अधिकारों की हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि ये भी संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, व्यापक, आप देख सकते हो, पार्ट है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में कहा गया है, मौलिक अधिकार वाला खंड जो है भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। क्या, कई बार प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ठीक है, औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था कि कहीं मतलब राज्य जो है, ठीक है, चूंकि पहले, इससे पहले अगर आप देखोगे तो हमारे देश में राजतंत्र था। ठीक है, राजतंत्र के बाद में ये अंग्रेज लोग आ गए, इन्होंने अपना औपनिवेशिक शासन लागू कर दिया। तो जब औपनिवेशिक शासन चल रहा था तो हमारे देश की जनता ने इससे बहुत कुछ सीखा, नेताओं ने भी बहुत कुछ सीखा। तो नेताओं के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य में जो सरकार काम कर रही है वो अपने लालच में आकर के जनता के ऊपर कोई ऐसा मतलब नियम बना दे, ऐसा कानून बना दे जिससे कि जनता को तकलीफ हो। ठीक है, और ये कहे कि भाई हम तो क्या है कि भाई मान लेते कि उसके पास में ज़्यादा समूह हो गया, ठीक है, उनके पास में क्या चाहिए, केवल एक अप्रूवल भी तो चाहिए कि भाई इतने से अधिक लोग अगर वोट डाल देते हैं तो वो अपना कानून बना सकते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, कानून बना दे और जनता के लिए लाभदायक ना हो तो जनता तो मर के रह गई। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव डाल दिया। जैसे कि अगर आप कई बार देखोगे तो अभी हाल ही में क्या है कि आदिवासियों के ऊपर जब बहुत अधिक अत्याचार हो रहा था तो उन्होंने इन्हीं मौलिक अधिकारों का उपयोग करके अपने लिए कुछ विशेष कानून बनवाए। ठीक है, जिनको हम चैप्टर नंबर 8 में शायद डिस्कस करेंगे, लास्ट के 2 चैप्टर हैं जिनमें हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में क्या किया गया है, हाँ, चूंकि राज्य के प्रति संदेह की भावना इन राष्ट्रवादियों के दिमाग में थी, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए लिखित अधिकार होने चाहिए कि राज्य की जो सत्ता है वो कहीं देश के लोगों के साथ में, राज्य के लोगों के साथ में मतलब भेदभाव ना करे। ठीक है, उनके अधिकारों का हनन ना करे, इसके लिए कुछ लिखित अधिकार दिए जाए जनता को। ठीक है, कि वो उन अधिकारों के बल पे न्यायालय में जाकर के न्याय पा सके, किसी भी कानून को खंडित करवा सके, उसे हटवा सके। ठीक है, लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे संविधान में दिया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, तो इसको आप बहुत बारीकी से समझिएगा। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। क्या, जो संविधान है, संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है, तो संविधान मौलिक अधिकारों के जरिए जो राज्य और अन्य व्यक्ति हैं, ठीक है, राज्य की भी और अन्य व्यक्तियों की, ठीक है, क्या करता है, इन अधिकारियों इन मौलिक अधिकारों के तहत इनकी रक्षा करता है, इनके अधिकारों की, ठीक है, व्यक्तियों के अधिकारों की इन मौलिक अधिकारों के जरिए सुरक्षा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। ठीक है भाई, अगर संविधान में कुछ ऐसे अधिकार नहीं दिए जाएंगे जो भारतीय जनता के कुछ अल्पसंख्यक समूहों की रक्षा करें तो वह उनको तो आज नहीं तो कल खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए भी कुछ प्रावधान दिए गए। फलस्वरूप बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। यह भी मौलिक अधिकारों वाले खंड में ही दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इसका दोहरा उद्देश्य है। ठीक है, हमारे संविधान, अगर हमारे देश में देखोगे तो अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि हमारे भारत देश में विविधता ही इतनी अधिक है। ठीक है, तो चूंकि हमारे भारत देश में अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए इनकी रक्षा की बात मौलिक अधिकारों वाले खंड में दी गई है। और जब ये बात रखी गई तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने यहां पर इसके दोहरा उपयोग बताया। पहला उपयोग, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो जो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, अर्थात हर एक व्यक्ति को मतलब एक ऐसी स्थिति में लाना, ठीक है, कि वो अपने अधिकारों की मांग कर सके। क्या कहा जाए, बहुत ही बारीकी समझना, इसका दोहरा उपयोग कर सकते हैं। इसका दोहरा उद्देश्य दिया गया मौलिक अधिकारों का। यहाँ पर पहला उद्देश्य बताया जा रहा है कि भाई हर एक व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में लाना, ठीक है, कि वो अधिकारों की, ठीक है, क्या एक ऐसी स्थिति में लाना कि वह उन अधिकारों के बारे में दावेदारी कर सके जो अधिकार संविधान के द्वारा उसे दिए गए हैं।
ठीक है। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। जैसे कि अगर किसी सत्ता, जैसे कि राज्य सरकार को एक कानून बनाना चाहे कि अब क्या है कि इन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सरकार मतलब राज्य के कुछ विशेष वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अगर ऐसा कानून बनाना चाहेगी तो सरकार नहीं बना सकेगी। मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार दिया गया, और शिक्षा का अधिकार यानी भारतीय जनता के, भारत के सभी लोगों को अधिकार दिया गया, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिल रही है तो सरकार की यहां पर ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को शिक्षा दी जाए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के अलावा हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को भी दिया गया है। कौन से नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब ये क्या है, तो हमारे भारतीय संविधान के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। समझो, यहां पर जो नीति निर्देशक तत्वों वाला खंड दिया गया है वो इसलिए दिया गया ताकि हमारे देश में जो कानून बनाए जाएं, ठीक है, वो इन नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही बनाए जाएं। क्या कहा जा रहा है, मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके, ठीक है। अर्थात हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके, इसलिए इन तत्वों को रखा गया है। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने कानून और नीतियां बनाने एक मिनट गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भाई कुछ नीति निर्देशक तत्व रखेंगे। नीति किसे कहते हैं, सबसे ऊपर, ठीक है। नीति कैसे कहते हैं, नीति निर्देशक कहते हैं विधाता को, ठीक है। तो संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं और यह कहा गया है कि आपको जो भी कानून बनाना है इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप भारत देश की गरीब जनता के लिए, गरीबी दूर करने के लिए कुछ कानून बनाने जा रहे हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। केवल देखो, एक तो हो गए मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखना है और दूसरा नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही आपको कानून बनाना है, ठीक है। इनके मार्गदर्शन को ही ध्यान में रखना है आपको। अगला, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म कि राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। कहने का अर्थ है, देखो धर्मनिरपेक्षता सभी जानते हैं, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहा जाता है जिसमें कोई एक राज्य जो होता है अधिकृत रूप से यानी कि कानूनी रूप से, कानूनी तौर पर किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। अगर किसी एक धर्म को बढ़ावा देने लगेगा तो वो उसी धर्म का राज्य हो जाएगा। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो इस्लाम को ज्यादा वो सपोर्ट करता है, ठीक है, इसलिए वो एक इस्लामिक राष्ट्र है। अगर भारत हिंदुत्व को सपोर्ट करने लगेगा कानूनी रूप से, कानूनी प्रक्रिया के तहत, ठीक है, तो भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से यानी कि कानूनी तौर पर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा धर्मनिरपेक्षता के ऊपर ही दिया गया है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है किसी भी कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। बहुत ही अच्छी बात कही गई है। कभी कभी क्या होता है, देश का जो इतिहास रहता है, ठीक है, वही ये तय करता है। हम अपनी हिस्ट्री से सीखते हैं, हम अपनी खुद की इतिहास से सीखते हैं, ठीक है। तो संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे आदर्श, कुछ ऐसे सिद्धांतों को तय करने में हमारी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संविधान, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाता है वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं, वहाँ लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी। हाँ, तो हमने इस चीज़ को समझ लिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बस इतना समझ लो कि भाई हम अपने इतिहास से सीखते हैं, ठीक है। और संविधान के उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात की। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, संविधान में जो नियम दिए गए हैं उन्हीं नियमों के तहत हम फैसले लेते हैं, ठीक है। उन्हीं नियमों के तहत हम अपने आदर्शों को तय करते हैं, नियमों को बनाते हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम अपनी जनता का भला कर सकें, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों
के जरिए हम अपने सपनों को साकार कर सकें। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा था कि फुटबॉल के नियम बदल गए। ठीक है, फुटबॉल को अगर आप हाथ से खेलने लोगे तो वो वॉलीबॉल बन गए। इसी तरह से अगर संविधान में दिए गए नियमों को अगर आप बदल दोगे तो हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक देश से एक राजतांत्रिक देश बन जाएगा। ठीक है, हमने इसका नेपाल का एग्जाम्पल भी यहाँ पर पार्ट 2 में लिया था और देखा था इस टॉपिक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमें है बाबा डॉक्टर डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में पढ़ने का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर ये पार्ट हमारा यहाँ पर समाप्त होगा। अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। यही है वो व्यक्ति, और इनकी फोटो मेरे रूम में हमेशा रहती है, याद रखना। ठीक है, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ पर फिर भी मैं इनको बहुत मानता हूँ और इनकी फोटो हमेशा हमारे घर में रहती है। ठीक है, तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलेगी। अर्थात इन्होंने ये मानकर चलते थे कि अगर हमारी संविधान को बनाने में एक भूमिका रहेगी, एक योगदान रहेगा, तो भारतीय जनता को इसके ऊपर भरोसा होगा। ठीक है, जो अनुसूचित जात के लोग हैं, क्योंकि ये अनुसूचित जात से ही आते थे इसलिए इनके ऊपर भरोसा वो लोग ज़्यादा करते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कानून बन गए हों, ठीक है, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया था कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़ करके शामिल हों। कहने का अर्थ यहां पर यह कि भाई इन्होंने कहा था कि भाई आप हम चूंकि मेरा संविधान के निर्माण में एक योगदान रहा है, इसलिए आप लोगों को संविधान के ऊपर भरोसा तो है, ठीक है, और जनता को होगा भी, लेकिन इसका मतलब आप ये मत याद रखना भाई संविधान कानून तो हमने बनाकर तैयार कर दिया है, ठीक है, लेकिन आप बेफिक्र होकर नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, क्योंकि कानून तो बन गया है लेकिन कानून का पालन करवाना ये अभी भी सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में है, क्योंकि नीची जात के लोग उस टाइम तक इतने पढ़े लिखे नहीं थे और उस मतलब अधिकारियों की श्रेणी में वो वहां तक नहीं पहुंचे थे। तो इन्होंने कहा पढ़ो लिखो, ठीक है, आह्वान किया कि भाई आप लोग पढ़ो लिखो और सरकार में अपना बढ़ चढ़ करके भाग लो। ठीक है, ताकि आप लोगों के साथ में अगर फिर कोई दोबारा ऐसा करना चाहे तो आप खुल करके आवाज उठा सको, जैसे आज मैं बना ऐसे आप भी बनो। ठीक है, तो यही बाबा साहब अंबेडकर हैं। एंड इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो दो फोटो हमने और लगा करके रखी हुई हैं, चैप्टर में दी गई थी इसलिए हमने इनको रख लिया। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी हैं और यहाँ पर अगर आप देखो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए गए हैं। तो उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान के प्रति संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये एक पेपर है, ठीक है, संविधान की, जिसके ऊपर हस्ताक्षर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और पहले वाले चित्र में अगर आप देखोगे तो ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं और ये अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करना, मैं आपको उस टॉपिक को जरूर अगले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की। ठीक है, मौलिक अधिकारों वाला अगला हमारा पार्ट रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमें वीडियो में इस तरह के सुधार करने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वो सुधार आपको अगले वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम पर, हाँ, टेलीग्राम पर हमने हमारा एक पैड ग्रुप लॉन्च किया है। ठीक है, पैड टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसका अभी तक हमने ईयरली का सब्सक्रिप्शन रखा हुआ था बट अब हमने मंथली का ही सब्सक्रिप्शन कर दिया है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर, स्टैटिक जीके एंड डेली एनसीईआरटी की क्विज चलती हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पर भी कर लीजिएगा, हर जगह फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, ये रहा। ठीक है, इस पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक भी दे दी है, उस पर क्लिक करके भी आप लोग डायरेक्टली हमारे स्टोर से नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।